एक 20 साल की जवान लड़की अपने ही चाचा के बेड पर सो जाती है। जब उस लड़की के चाचा घर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी भतीजी उसके ही बेड पर सोई हुई है। वह उससे पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है। वह लड़की कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे डर भी लग रहा है, इसलिए आज मैं आपके बेड पर ही आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। भतीजी की बात सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, आराम से सो जाओ। फिर वह खाना खाने के लिए किचन में चला जाता है। खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेता है। उसके बाद वह अपने बेड पे आकर लेट जाता है। इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की ये कहानी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की है। इसी जिले के एक गांव में सूरज नाम का एक आदमी अपनी एक भतीजी और एक लड़के के साथ रहता था, जिसमें भतीजे की उम्र 20 साल थी और बेटे की उम्र 14 साल थी। और एक बीमारी के चलते सूरज की पत्नी का देहांत 3 साल पहले हो चुका था। पत्नी के चले जाने के बाद घर के हालात एकदम खराब हो जाते हैं। उसको घर संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। जो पैसा बचा कर रखा था वह सब पत्नी के इलाज में लग गया था। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वह काफी कर्जदार भी हो चुका था। लड़का भी अपनी माँ की याद में गुमसुम रहने लगा था। उनको संभालने वाला भी कोई नहीं था। औरत तो बच्चे के साथ साथ घर को भी अच्छी तरह संभाल लेती है, मगर एक मर्द के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर के हालात देखकर सूरज पूरी तरह से टूट जाता है। अगर वह बाहर कमाने जाता तो बच्चे की पढ़ाई छूट जाती और अगर वह घर पर रहता तो फिर घर कैसे चल पाता। एक दिन उसे ख्याल आया कि अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। सूरज ने सोचा कि अगर वह शादी कर लेता है तो घर भी आबाद हो जाएगा और वह भी बाहर कमाने जा पाएगा। फिर वह अपनी भतीजी और लड़के से कहता है, बेटा मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ, इससे तुम लोगों की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और मैं भी बाहर कमाने जा सकूंगा। तुम्हारी माँ के जाने के बाद जो तुम्हारी सबकी हालत हो गई है अब मुझसे देखी नहीं जाती। चाचा की इन सब बातों को सुनकर भतीजी एकदम खामोश हो जाती है। उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकलता। सूरज भतीजी को समझाते हुए कहता है कि देखो बेटा, अगर मैं कमाने नहीं गया तो फिर घर चलाना मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम दोनों को पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। इतना समझाने के बावजूद भी वह लड़की खामोश ही रही। सूरज सोचता है कि उसकी भतीजी अभी दुखी है, वो फिर किसी और दिन बात करेगा। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर भतीजी सोचने लगती है कि जब उसके चाचा शादी कर लेंगे और जब मेरे भाई की सौतेली माँ आ जाएगी। सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं होती, उसने ये सुना भी था और अपनी आंखों से देखा भी था। वे यही सोच रही थी कि अभी उसके चाचा अपने लड़के से बहुत प्यार करते हैं, मगर शादी के बाद वह भी बदल जाएंगे। सौतेली माँ हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करेगी और चाचा भी उसी का साथ दिया करेंगे। उस दिन वह लड़की रात भर सो ना सकी और पूरी रात यही सब सोचती रही। जब वह लड़की अगले दिन कॉलेज जाती है तो उसे रास्ते में उसकी फ्रेंड मिल जाती है जो उसके साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ा करती थी। फिर वह लड़की अपनी फ्रेंड को सारी बातें बता देती है जो उसके चाचा ने अपनी शादी के बारे में उससे कही थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तो बहुत गलत होने वाला है तुम लोगों के साथ। एक तो पहले ही तेरी मम्मी पापा खत्म हो गए, अगर तुम्हारे चाचा ने शादी कर ली तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। एक तो तुम्हारे भाई की वो सौतेली माँ रहेगी और सौतेली माँ के बारे में तो तुमने सुना ही होगा वे किस तरह की होती हैं। तुम्हारे चाचा ये शादी तुम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, वे तो अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपने लिए एक जीवन साथी चाहिए जो उनकी हर इच्छा को पूरी कर सके। तुम्हारे चाचा को जिस्मानी इच्छा बहुत परेशान कर रही है, इसी वजह से वह शादी करना चाहते हैं। तुम लोग अभी ये मत सोचना कि ये शादी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। वे लड़की अपनी फ्रेंड की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उसे ये लगता है कि उसके चाचा शादी करके ही रहेंगे। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो। वह लड़की कहने लगती है कि ठीक है, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी फ्रेंड कहने लगी कि तुम्हारे चाचा को सिर्फ अपनी ख्वाहिश ही पूरी करनी है,
अगर तुम अपने चाचा की ख्वाहिश पूरी कर दो तो फिर उन्हें शादी की जरूरत नहीं रहेगी और वह भी कभी भी शादी नहीं करेंगे। फिर वह लड़की इस बात को गहराई से सोचने लगती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि चाहे उसे कुछ भी करना पड़े मगर वह अपने भाई को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। अब उस लड़की ने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर अपने चाचा की शादी नहीं होने देगी। कॉलेज से आते आते उसे शाम हो गई थी क्योंकि वह कॉलेज के बाद अपनी फ्रेंड से काफी देर तक बातें कर रही थी। फिर वह घर आकर खाना बनाने लग जाती है और अपने भाई को खाना खिलाकर उन्हें अपने कमरे में सोने भेज देती है। उसके बाद वह लड़की खाना खाकर चाचा के बेड पर लेट जाती है। कुछ देर बाद उस लड़की के चाचा आते हैं। जब वह देखते हैं कि उसकी भतीजी उसके ही बेड पर लेटी है तो फिर वह उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है। तो लड़की कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे डर भी बहुत लग रहा है, इसलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। भतीजे की बात सुनकर वह कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए वह किचन की ओर चला जाता है। खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेता है। उसके बाद वह अपने बेड पर आकर लेट जाता है। एक तरफ वह लड़की लेटी हुई थी और दूसरी तरफ उसके चाचा थे, मगर उन दोनों ने अपने अलग अलग कंबल लिए थे। रात के 11 बज चुके थे मगर उस लड़की की आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। उसके दिमाग में तो सिर्फ उसकी फ्रेंड की बातें और सौतेली माँ की तस्वीर घूम रही थी। जब लड़की ख्यालों की दुनिया से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके चाचा तो गहरी नींद में सो गए हैं। फिर वह लड़की डरने का नाटक करते हुए अपने चाचा के कंबल में जाकर उनके करीब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह लड़की धीरे धीरे अपने चाचा के और भी ज्यादा करीब होने लगती है। नशे के कारण उसका चाचा भी मदहोश होने लगता है। जब तक उसे होश आया तब तक उसके अंदर का शैतान जाग चुका था, इसलिए वह खुद को रोक ना सका। उसके बाद वह दोनों अपने इस रिश्ते को भुलाकर कई बार दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। अगली सुबह जब वह सोचकर उठे तो दोनों ही बहुत खुश थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई शर्म या पछतावा नहीं था। उसके बाद तो ये सिलसिला आए दिन चलने लगा। अब तो वह लड़की भी इसकी आदी हो चुकी थी। जब भी उनका मन करता तो वह अपनी इच्छा को पूरी कर लेते। इसी तरह दिन महीने में बदलते चले गए। 4 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। फिर वह लड़की चेक करवाने पास के ही एक डॉक्टर के पास जाती है। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह 2 महीने की प्रेग्नेंट है। उस लड़की के गांव की ही एक औरत उस क्लिनिक में साफ सफाई का काम करा करती थी। जब उस औरत को इस बात का पता चला तो फिर वह औरत पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देती है कि सूरज की कुंवारी लड़की मां बनने वाली है। धीरे धीरे ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। सूरज का अपनी ही भतीजी के साथ नाजायज रिश्ता है। एक दिन उसकी फ्रेंड उसके घर जाकर कहती है कि पूरे गांव में पता चल गया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अपनी फ्रेंड की ये बात सुनकर लड़की बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह सोच रही थी कि अब तो उसके पिता की बहुत बदनामी हो जाएगी और वह भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। एक दिन शाम के वक्त वह लड़की मार्केट से कुछ सामान लाने जाती है। रास्ते में उसे मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ने लग जाते हैं और अश्लील बातें करके उसको परेशान करने लगते हैं और उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। वह लड़की बहुत शर्मिंदा हो जाती है और सामान खरीद कर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद वह लड़की रात को खाना बनाने लगती है। भाई और चाचा को खाना खिलाकर अपने रूम में चली जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसके चाचा की बहुत बदनामी हो रही है। अब वह सर उठाकर कभी नहीं जी पाएगी। यही सब सोचते हुए रात के करीब 2 बज जाते हैं। वह उठती है और रस्सी लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में पहुंचकर वह अपने आप को खत्म कर लेती है। उसी गांव का एक आदमी जंगल की ओर जाता है। वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जब वह पास जाकर देखता है तो एकदम डर जाता है क्योंकि वह लड़की उसी के गांव
में रहने वाली सूरज की बेटी थी। फिर वह आदमी इस बात को पूरे गांव में फैला देता है। ये खबर उस लड़की के चाचा को भी बताई जाती है। उस लड़की के चाचा और गांव के सभी लोग जंगल की ओर चले जाते हैं और उन्हीं में से कोई पुलिस को भी फोन कर देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़की की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ के दौरान लोगों ने बताया कि ये लड़की पेट से थी, इसलिए ही इसने अपने आप को खत्म किया है। एक आदमी ने तो ये भी बताया कि इस लड़की का अपने ही चाचा के साथ नाजायज रिश्ता था और जो इस लड़की के पेट में बच्चा है वह भी उसी का चाचा का है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि भगवान ऐसा चाचा किसी को ना दे। पुलिस फिर सूरज को पकड़कर थाने ले जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार करती है। इसी दौरान उस लड़की की फ्रेंड को भी बुलाया जाता है और डर के मारे वह लड़की सारी बातें बता देती है। तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और रिपोर्ट में लिखा था कि वह लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस सूरज से पूछताछ करना शुरू कर देती है। उसने इस बात को जल्द ही कबूल कर लिया कि उसके अपनी ही भतीजी के साथ पिछले 4 महीने से नाजायज रिश्ते थे। उसके बाद सूरज को अरेस्ट करके उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे 5 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल देते हैं। दोस्तों कहते हैं कि चाचा और भतीजी को भी ज्यादा देर तक एकांत में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मन में गंदे विचार आ जाते हैं। अगर गंदे विचार ने किसी के दिल में एक बार घर बना लिया तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। फिर वह इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है कि जिसके कारण पवित्र रिश्ते भी शर्मसार हो जाते हैं। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। मैं घर में अकेली थी। पति बाहर जॉब करते थे। मेरे ससुर अभी जवान थे। एक दिन मैं अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रही थी, तभी ससुर मेरे कमरे में आ गए और मुझे आकर पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ, मेरा नाम शिल्पा है, मेरी उम्र 22 साल है, हम 3 बहनें हैं, मेरे पिताजी नहीं हैं, सिर्फ माँ है। हम बहुत ही गरीब परिवार से हैं। बहुत छोटा परिवार है जिसमें मैं और मेरी छोटी बहन और माँ है। मेरी बड़ी बहन की शादी 1 साल पहले हो गई थी। बहुत ही मुश्किल से मेरी माँ ने दीदी की शादी की थी, लेकिन उनकी शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। अभी कुछ दिन पहले ही वह अपने पति से झगड़ा करके यहाँ पर आ गई। मुझसे दीदी ने कहा कि उनके पति ने उनको मारते पीटते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं उनके साथ में नहीं रह पाऊंगी। माँ ने दीदी को बहुत समझाया और कहा कि ऐसे आकर घर बैठ जाओगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं दोबारा तुम्हारी शादी कैसे करूंगी और तुमसे कौन शादी करेगा, तुम जाओ वहाँ। लेकिन दीदी नहीं मानी। कहने लगी, माँ मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। वह अब मुझे जीने नहीं देगा, एक दिन मुझे खत्म करके ही छोड़ेगा। खत्म होने से अच्छा है कि मैं यहीं रहूं। मैं घर का सारा काम करूंगी, मुझे घर में रहने दो। कुछ दिनों में दीदी ने अपने पति से तलाक ले लिया। दीदी ने माँ की बात नहीं मानी। इस बात से माँ बहुत ज्यादा दुखी थी और उनको बहुत चिंता हो रही थी। मेरी माँ कहने लगी, अब कैसे भी करके शिल्पा की शादी कर दूं और इसकी शादी कहीं दूर कर दूंगी। मेरी माँ ने मेरे लिए एक पड़ोस की चाची से मेरे रिश्ते की बात की। उन्होंने कहा, मेरी जानकारी में एक पंडित जी हैं, उनके पास बहुत सारे रिश्ते हैं। मेरी माँ ने उनसे कहा, देखो मैं बहुत गरीब हूँ, मैं सिर्फ अपनी बेटी ही दे सकती हूँ, तो इस बारे में भी बात कर लेना। चाची ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। 1 हफ्ते बाद एक लड़का अपने दोस्त के साथ मुझे देखने आया। माँ इस बात से बहुत खुश थी कि मेरे लिए कोई रिश्ता आया है। लड़का दिखने में बहुत अच्छा था। माँ ने उससे पूछा, तुम्हारे घर का कोई और नहीं आया? तो लड़का कहने लगा कि ये मेरा दोस्त है, मेरा नाम पवन है, मेरे घर में सिर्फ मेरे पिताजी हैं, वह भी देख नहीं सकते, इसलिए मुझे अकेले ही आना पड़ा। मैं जॉब करता हूँ, मुझे आपकी बेटी पसंद है और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। इस बात से मेरी माँ का खुशी का ठिकाना
नहीं था, लेकिन मेरी दीदी को ये रिश्ता पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। वह माँ को अंदर कमरे में लेकर गई, फिर कहने लगी, अभी पहले सोच लो, उसके बाद रिश्ता पक्का करना। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सिर्फ लड़का ही अकेले देखने आ गया, पिताजी नहीं आ सकते थे तो कोई रिश्तेदार तो आ ही सकता था। माँ ने दीदी को डांट दिया कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अपना घर उजाड़ कर बैठी हो, अब छोटी बहन का घर भी नहीं बसने दोगी। मुझे भी लड़का बहुत अच्छा लगा था, पर माँ जहाँ चाहती थी वही शादी होती। मेरी शादी बहुत साधारण तरीके से हो गई। मैं अपने ससुराल गई। ससुराल में घर अच्छा बना हुआ था, लेकिन घर में और कोई नहीं था, सिर्फ मेरे ससुर ही थे। मेरे ससुर एकदम जवान थे, पर देख नहीं सकते थे। वह हमेशा चश्मा लगा कर रखते थे। आज मेरी सुहागरात थी। मैं सुहागरात की सेज पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मेरे पति कमरे में आए, मेरे पास आकर बैठे, मेरा घूंघट उठाया और कहने लगे, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे पिताजी का ध्यान रखना। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल ध्यान रखूंगी। जैसे ही वह मेरे करीब आने लगे, अचानक से फोन बजा। फोन पर वो अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ। मुझसे कहने लगे, शिल्पा मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, काम पर बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, मुझे माफ कर देना। सुहाग रात वाले दिन तुमको अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे इस बात से थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप कब आएंगे। वो कहने लगा, तुम्हें तो पता है कि मैं बाहर जॉब करता हूँ, मैं जाऊंगा, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास ही बुला लूंगा। तब तक तुम पिताजी का ध्यान रखना। उसके बाद वह तुरंत निकल गए। मैं कमरे में अकेली बैठी थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो नया घर था, ऊपर से आज की रात में अकेली हो गई थी। पति भी छोड़कर चला गया था। अब मैं क्या करती। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर अचानक से मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैं फौरन खड़ी हो गई और कमरे से बाहर निकलकर देखा तो मेरे ससुर खड़े थे। उनको देखकर मैं डर गई। मैंने कहा, क्या बात है पापा, आपको कुछ चाहिए क्या। वह कहने लगे, नहीं, कमरे में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इधर आ गया हूँ। रात भी बहुत हो गई है, अब लगता है कि मुझे कमरे में ही जाना चाहिए। क्या तुम मुझे कमरे में छोड़ दोगी। मैंने कहा, हाँ छोड़ दूंगी। मैंने उनको हाथ पकड़ लिया और कमरे में ले जाने लगी। तब तक उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रख दिया। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने उनको कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बिठा दिया। उसके बाद वह कहने लगी, तुम भी यहीं पर बैठो ना। मैं भी उनके साथ बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा, पर आप तो देख नहीं सकते। वे कहने लगे, पर महसूस तो कर सकता हूं ना। छू कर मैं जान गया कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे हाथ कितने कोमल हैं। फिर वह मेरा चेहरा छूने लगे। मैंने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं थोड़ा पीछे हट गई। वह मेरी तरफ और बढ़े। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे उनकी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। फिर अचानक से आकर वह मुझे अपनी बाहों में भरने लगे। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप। वो कहने लगे, इतना नाटक तुम क्यों कर रही हो। आज तुम्हारी सुहागरात है और सुहागरात पर तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चला गया। तुम बहुत अकेला महसूस कर रही होगी। मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हारा पति तो बाहर जॉब करता है। तुम मेरे साथ में ही रहो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। ये मत समझो कि मेरी उम्र ज्यादा है, अभी भी मैं बहुत जवान हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इतना कहकर वे मेरे एकदम से करीब आ गए। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा, छोड़िए मुझे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। इतनी घटिया सोच आपकी कैसे हो सकती है। मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ। वह कहने लगे, मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ। उसके बाद उन्होंने जो किया उससे तो मेरे होश उड़ गए। उन्होंने अपना चश्मा उतारा। उनकी आंखें तो ठीक लग रही थी। वह मुझे देख रहे थे, फिर मुझे एकदम से छूने लगे। कहने लगे, मैं सिर्फ अंधेपन का नाटक करता हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ। मेरे बेटे ने तुमसे शादी सिर्फ मेरे लिए ही की है।
मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, उसकी बीवी शहर में रहती है। उसके साथ इस उम्र में भला मुझे कोई अपनी जवान लड़की क्यों देता, और मुझे किसी औरत से शादी नहीं करनी थी। मेरी बीवी मुझे कई साल पहले छोड़कर चली गई, लेकिन मैं अकेला नहीं रह सकता। मुझे अकेलापन बहुत सताता है और मुझे कोई जवान लड़की चाहिए थी। इसलिए मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम किसी गरीब घर की लड़की से शादी करो और फिर उसको यहाँ मेरे पास छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इसलिए मेरे बेटे ने तुमसे शादी की है और आज सुहाग रात वाली रात को तुमको छोड़कर वह चला गया है मेरे लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकूं। और तुमको मैं अपने कमरे में इसलिए लेकर आया हूं। मैंने कहा, आप दोनों ने मिलकर मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया है। मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से। जैसे ही मैं उठकर जाने लगी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं चिल्ला रही थी। कहने लगे, चिल्लाओ, जितना जोर जोर से चिल्लाना हो। यहाँ तो आस पास में घर भी नहीं है और घर में भी कोई नहीं है। तुम्हारी आवाज यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा। वह मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। तब तक मैंने देखा कि वहीं बगल में एक परफ्यूम की बोतल रखी हुई थी। वह बोतल से मैंने अपने ससुर की आंखों में स्प्रे कर दिया और वह अपनी आंखें पकड़कर बैठ गया और मैं उस कमरे से बाहर निकलकर कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। उसके बाद सीधा मैं भागकर अपने घर आ गई और सारी बातें अपनी माँ को बताई। मेरी माँ मेरे साथ पुलिस स्टेशन गई। हम दोनों ने मिलकर पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस अगले दिन मेरे ससुराल गई। मेरे ससुर को और मेरे पति दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। ऐसे बिना सोचे समझे, बिना पता किए किसी को भी अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। मेरा नाम काजल है। मेरी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन मैं अभी भी खूबसूरत दिखती थी। इसी खूबसूरती की वजह से मेरा भतीजा मुझ पर दीवाना था। वह मेरे सारे काम करता था। मैंने नौकर को छुट्टी दे दी और भतीजे को अपने साथ ही रख लिया। रात होती तो मैं अपने भतीजे को अपने पास बुला लेती, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। एक रात घर की लाइट बंद हो गई थी। तभी मैंने अपने भतीजे को जगाया तो वो कहने लगा, अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। ये सुनते ही मेरे तो होश ही उड़ गए। उस रात मेरे भतीजे ने पूरी रात मेरे साथ अंधेरे में ही। एक दिन मेरे घर की लाइट बंद हो गई। मेरे पति आज घर लेट आने को बोले थे। उसी वक्त मेरी जिठानी का फोन आ गया। उसने मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने उसे बता दी और साथ में ये भी कह दिया कि अगर तुम्हारे पति के पास समय हो तो उन्हें भेज देना। ये सुनकर वो कहने लगी कि मेरे पति बाजार गए हैं। मेरा बेटा सुमित घर पर है और उसे लाइट का काम भी अच्छे से आता है। उसे तुम्हारे घर भेज देती हूँ। जब मेरी जेठानी ने अपने बेटे का नाम लिया तो मैंने उसे तुरंत हाँ कह दिया। आप जरा जल्दी सुमित को भेज दो, अभी मुझे खाना भी बनाना है और घर में बहुत अंधेरा है। ये कहकर मैंने फोन रख दिया और सुमित के आने का इंतजार करने लगी। मैं अपने भतीजे सुमित के बारे में सोचने लगी। वो बचपन में कितना शरारती हुआ करता था, मेरी नाक में दम कर दिया करता था। मगर अब तो हमारी मुलाकात काफी वक्त के बाद हो रही थी, क्योंकि वो दूसरे शहर चला गया था जहां वो पढ़ाई कर रहा था। इसलिए मैं जब भी जेठानी के घर जाती सुमित नहीं मिलता था, जबकि उसकी छोटी बहन मुझे लिपट जाती थी। अभी मैं यही सब सोचकर मुस्कुरा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक हैंडसम नौजवान लड़का खड़ा था। अरे सुमित, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही। मैं अपने भतीजे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई। फिर मेरा भतीजा कहने लगा कि आप अभी तक वैसे की वैसी ही खूबसूरत हैं। सुमित ने तुरंत मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसकी बाहों में चली गई, मगर मुझे उस वक्त एक अजीब सा एहसास होने लगा, इसलिए मैं फौरन उससे अलग हो गई। आप तो अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। सुमित हंसकर कहने लगा। मैंने कहा कि कैसी खूबसूरत और कैसी तारीफ, तुम्हारी माँ और मुझ में उम्र का ज्यादा फर्क नहीं है। ये सुनकर सुमित ने मुझे देखा और सोचा कि लेकिन मेरी माँ तो इतनी खूबसूरत नहीं है। ये सुनकर मैंने
उसके कान पकड़ लिए। मैंने कहा, अभी ये बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगा और कान पकड़कर माफी मांगने लगा। फिर मैंने कहा, अच्छा जल्दी से काम पर लग जाओ। मैंने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और खुद किचन में आ गई। वो अपना काम करने लगा, जबकि मैं सोचने लगी कि आज क्या बनाऊं, क्योंकि आज तो सुमित के लिए भी खाना बनाना था। और मैं अभी भी सोच ही रही थी कि मेरा भतीजा कई दिनों के बाद मेरे घर पर आया है तो उसे कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी और उसे खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। मगर उसी वक्त लाइट आ गई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आ गई और कहा, तुम तो हर काम में बहुत माहिर हो। मैंने उसे शाबाशी दी, मगर उसी वक्त फिर लाइट चली गई और फिर से पूरे घर में अंधेरा हो गया। मैं किचन में भी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा तो मैं हैरान हो गई। फिर अचानक उसी वक्त लाइट आ गई। मैंने देखा कि सुमित के पीछे मेरे पति भी खड़े थे। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई। पूछा, आप कब आए? आप तो आज लेट आने वाले थे। आपका काम नहीं हुआ क्या? मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बस अभी आया हूँ। लाइट नहीं थी तो तुम लोगों ने मुझे आते हुए नहीं देखा। मैंने उनसे कहा, मत पूछिए, आज तो लाइट ने मुझे सुबह से परेशान किया है। ये सुनकर सुमित कहने लगा, लाइट ठीक हो गई है, अब आप लोग चिंता मत करिए। ये कहकर वह बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? सुमित, तुम खाना खाकर यहाँ से जाना। ये सुनकर वो कहने लगा, खाना एक दोस्त के साथ खाऊंगा, आपके साथ फिर कभी खाना खा लूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया, जबकि मेरे पति कमरे की तरफ बढ़ गए और मैं हैरान और परेशान होकर सोच रही थी कि पीछे से पकड़ने वाली हरकत मेरे साथ किसने की थी, सुमित ने या फिर मेरे पति ने। उसके ठीक 5 दिन बाद सुमित मेरे घर पर था। वो मेरे कपड़े लेकर आया था जो मैंने टेलर को सिलने दिए थे। मैं वहां से ला नहीं पाई थी। मेरी जिठानी के कपड़े भी वहीं टेलर सिलता है, इसलिए सुमित अपनी माँ के कपड़े लेने गया तो मेरे कपड़े भी ले आया। मैंने उसका धन्यवाद किया तो वो कहने लगा, आज खाना खाकर जाऊंगा, इसलिए कोई धन्यवाद नहीं। ये सुनकर मैं तुरंत किचन में चली गई और उसकी पसंद का खाना फटाफट बनाकर तैयार कर दिया। जब मैं बाहर आई तो वो मेरे बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में मेरे कपड़े थे, जिसे देखकर वो कहने लगा, लोग इस उम्र में मोटे हो रहे हैं और आप दिन ब दिन पतली और खूबसूरत होती जा रही हैं। ये सुनकर मैं समझ गई कि वह यकीनन अपनी माँ की बात कर रहा था, क्योंकि वो बहुत मोटी होती जा रही थी। मैंने उसके सर पर मारा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया। उसकी बहन भी ऐसी ही है, मगर सुमित मुझे बहुत अजीब नजरों से देखने लगता था। मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा कि अब वो बड़ा हो रहा है, इसलिए उसका मुझे प्यार करना अजीब लग रहा है। मैं शीशे के सामने जाकर अपने बाल ठीक करने लगी। मैंने खाना बना लिया था, इसलिए सोचा कि अभी तैयार हो जाती हूँ। तभी सुमित मेरे पीछे आया और कहने लगा, मैंने आपको साड़ी पहने कभी नहीं देखा, ये साड़ी मुझे पहनकर दिखाइए। ये सुनकर मैं उसे घूरने लगी और मैंने कहा, याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं तुम्हारे घर पर अक्सर साड़ी पहनकर आती थी। वैसे भी ये नई साड़ी मुझे एक पार्टी में पहनकर जाना है। ये पार्टी तुम्हारे चाचा के बॉस ने दी है। ये सुनकर सुमित ने मुंह बना लिया और कहने लगा, तब मैं छोटा था इसलिए याद नहीं है, अब सिर्फ मेरे लिए पहन कर दिखाइए। ये सुनकर मैंने उसे पीछे धक्का दिया और कहा, अभी कौन सा तुम बड़े हो गए हो, मेरे लिए तो तुम अभी भी बच्चे ही हो। मगर सुमित ने ऐसी जिद पकड़ी कि मुझे बस साड़ी पहननी है। हम खाना खाने गए तो सुमित बस मुझे ही देखता रहा और मैं उसे नजरअंदाज करके खाना खाती रही। इसके बाद सुमित रोज रोज हमारे घर आने लगा। उसे अपने चाचा के आने जाने का वक्त मालूम हो गया था, इसलिए वो उस वक्त आता था जिस वक्त उसके चाचा घर पर नहीं होते थे। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मगर उसे क्या कहती, वो मेरा अपना ही तो था। लेकिन वो जब घर आता तो मैं चौकन्ना हो जाती। एक दिन सुमित जब मेरे घर आया तो मेरी नौकर से लड़ाई हो रही थी। नौकर मेरे पति ने
रखा था और उससे हम बाहर के काम करवाते थे। हम उसे अच्छी तनख्वाह भी देते थे, मगर अब वो रोज रोज के नखरे लगाने लगा था। कभी कहता मुझे गाँव जाने के लिए छुट्टी चाहिए, कभी कहता कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। लेकिन काम के वक्त तो उसे सांप सूंघ जाता था। मैं घर के सारे काम खुद किया करती थी, लेकिन फिर भी उसके नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। दिन ब दिन कोई ना कोई बात निकाल कर आ जाता था। कई बार मेरे पति ने उसके पैसे बढ़ा भी दिए थे, मगर आज फिर उसने मुझसे कहा कि महंगाई बहुत हो गई है, मेरी सैलरी बढ़ा दो। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गई हूँ, इसलिए तुम ये नौकरी ही छोड़ दो। ये सुनकर वो मुझे उल्टा सीधा कहने लगा। तभी सुमित आ गया और ये सुनकर नौकर की पिटाई कर दी। सुमित, तुम मेरे बीच में मत आओ, ये हमारे घर का मामला है। मैंने सुमित को रोकना चाहा, मगर सुमित ने नौकर को भगा दिया और कहने लगा, ऐसा घटिया नौकर रखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह पर मुझे बुला लिया करें, मैं आपका हर काम कर दिया करूंगा। मैंने सुमित को पानी दिया, वो पानी पीने लगा। आजकल के बच्चे भी बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं खुद ही नौकर से बात कर लेती, मगर उसने मेरे नौकर को ही भगा दिया और अब मेरे लिए नौकर बनने को तैयार था। सुमित, इस बात को जाने दो, मैं चाचा से कहूंगी कि वह घर के लिए नया नौकर रख ले। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सुनकर सुमित कहने लगा, मैंने अभी एक कोर्स कंप्लीट किया है और अभी उसका रिजल्ट आने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं तब तक आपका काम करने को तैयार हूँ, और वो भी फ्री में। ये कहकर वो हंसने लगा। लेकिन आप ये सब मेरी माँ को मत बताना। सुमित की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। वो कहने लगा कि वो मेरी माँ है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा किसी का नौकर बन जाए। ये सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। उस दिन के बाद मैंने सुमित से कहा कि तुम जब भी फ्री रहो तब मेरे घर पर आ जाया करो मेरा काम करने। मगर उस दौरान मैंने अपने पति से कह दिया कि वो नया नौकर तलाश कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सुमित नौकरों वाला काम करे। मगर शायद ये बात मेरे पति के ध्यान में नहीं रही, या शायद उन्हें अभी तक नौकर नहीं मिला, तभी तो कई दिनों तक कोई नौकर नहीं आया। अभी तक तो सुमित बेचारा ही सारा काम करता है। एक दिन मैं फ्री थी तो सोचा कि अपनी जिठानी के घर चली जाती हूँ। वहां गई तो उसकी लड़की मुझे देखकर खुश हो गई, लेकिन सुमित घर पर नहीं था। मैंने जिठानी से पूछा तो वो कहने लगी, सुमित घर पर नहीं है, पता नहीं सारा दिन कहाँ घूमता फिरता रहता है। कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो खुद को पढ़ाई से आजाद समझ रहा है। मैंने अपने पति से कहा था कि लड़कों का पता रहना चाहिए कि वे क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, सारा दिन कहाँ रहता है। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, तुम्हें सुमित ने कुछ नहीं बताया? ये सुनकर मेरी जिठानी चौंक गई। क्या मतलब, क्या नहीं बताया? ये सुनकर मैंने उसे बताया कि आजकल सुमित मेरे घर पर ही रहता है। ये सुनकर तो वो चौंक गई और कहने लगी, अच्छा, मुझे ये बात सुमित ने नहीं बताई और ना ही तुमने मुझे कॉल करके बताई। ये सुनकर मैंने जिठानी से कहा कि मुझे लगा कि ये बात तुम्हें सुमित ने बताई होगी, मैं भी तो आज तुम्हारे घर आई हूँ। ये सुनकर मेरी जिठानी बेफिक्र हो गई और कहने लगी, चलो अच्छा है, मैं तो सुमित की वजह से बहुत परेशान थी। मेरे पति काम के सिलसिले में बिजी रहते हैं और मुझे इस मोटापे ने परेशान करके रख दिया है, वरना तुम्हारे घर आती तो ये बात मुझे भी पता चल जाती। खैर, ये भी ठीक है कि वह आवारा दोस्तों के साथ नहीं रहता और उनके साथ ना जाकर अपनी चाची के घर चला जाता है। तुम उसका ख्याल रखा करो। मेरी जिठानी बेफिक्र हुई तो मैं उनसे कहने लगी कि तुम भी अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है। उस दिन मैं जिठानी के घर से खाना खाकर आई, मगर जब तक मैं वहां रही सुमित घर नहीं आया। मैं घर वापस आई तो पति को कॉल किया। उसने कहा कि मैं घर देर से आऊंगा। ये सुनकर मुझे तो सुकून मिला, मगर मैं जैसे ही अपने कमरे में आई मैं हैरान रह गई। सुमित मेरे बेड पर सो रहा था। वो बहुत गहरी नींद में था, इसलिए मैंने उसे जगाना सही नहीं समझा। उधर से मेरी जिठानी का मैसेज आया कि अभी तक सुमित घर नहीं आया। मैंने सुमित की वीडियो बनाई और जिठानी को भेज दी। ये देखकर मेरी जिठानी कहने लगी कि सुमित को क्या होता जा रहा है, आजकल वो तुम्हारे घर का ज्यादा चक्कर लगा रहा है। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि सुमित बड़ा होता जा रहा है,
इसलिए बदलाव चाहता है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ये सुनकर मेरी जिठानी तो बेफिक्र हो गई, मगर मैं बेचैन थी कि मेरे पति आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये सोच सोचकर मैं परेशान हो गई। उसी वक्त पति का कॉल आ गया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, दरवाजा लॉक करके सो जाना। ये सुनकर मैं बेफिक्र हो गई। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, इसलिए मैं पहले भी घर में अकेली रह चुकी थी, लेकिन आज तो घर पे सुमित भी मौजूद था, इसलिए मैं बेफिक्र होकर दूसरे कमरे में आई और सो गई। मैं सुबह उठी तो सुमित के कमरे में जाकर देखा, अभी तक सो रहा था। मैंने उसे हाथ लगाया तो मैं चौंक गई, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। मैंने उसे जगाया तो वो बोला कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। मैंने डॉक्टर को कॉल की और उसके लिए चाय बना लाई। मैंने सुमित का सर दबाया। चाची, आप बहुत अच्छी लगती हैं, मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा आपके पास रहूं। सुमित बीमारी में भी अजीब अजीब बातें बोल रहा था। ये मेरी जिठानी का बेटा था, इसलिए मैंने उसका माथा चूम लिया। ऊपर वाले ने मेरी झोली खाली रखी थी, लेकिन मेरी जिठानी की झोली बच्चों से भर दी। उन बच्चों को मैं अपनी औलाद समझती थी, इसलिए सुमित को बुखार में देखकर मैं तड़प गई। डॉक्टर आए और उन्होंने सुमित को दवा दे दी और वह शाम तक लेटा रहा। और फिर मैंने अपनी जिठानी को ये बात बताई तो वह फौरन मेरे घर आ गई। सुमित पहले तो कुछ देर मुझसे बातें करता रहा, मगर माँ को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। उसकी माँ ने कहा कि सुमित, अब घर चलो, तुम्हारे पापा को भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। मगर सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी जिठानी का चेहरा उदास हो गया था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि सुमित सो गया है, उसकी आंख खुलेगी तो मैं उसे खुद घर छोड़ने आऊंगी। ये सुनकर मेरी जिठानी चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटे के बीच कुछ चल रहा था, मगर मेरी जिठानी ने मुझे ये बात नहीं बताई थी। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी कि माँ के जाते ही सुमित ने अपनी आंखें खोल दी और मुझसे कहा कि मेरा सर दबा दो। मैंने उसका सर अपनी गोद में रख दिया और दबाने लगी। मैंने उससे पूछा, सुमित, तुमने माँ को देखकर आंखें बंद क्यों की? ये सुनकर सुमित कुछ देर तो खामोश रहा, फिर मेरे पूछने पर बताने लगा, मेरी माँ मुझसे खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ वैसे वैसे बदतमीज होता जा रहा हूँ। वह पापा के सामने मेरी बेइज्जती करती हैं, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहता। सुमित की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरी जिठानी तो बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी माँ है और वो ये बात जानती है कि बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। सुमित तो कोई और ही कहानी सुना रहा था, इसलिए मैंने सुमित से कहा कि वो तुम्हारी माँ है, इसलिए वह तुम्हारी परवाह करती हैं और चाहती हैं कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो और अपना कीमती वक्त खराब मत करो। ये सुनकर सुमित ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगा, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करके उन्हें लगता है कि वो मेरी परवाह करती हैं। सुमित की ये बात सुनकर मैं समझ गई कि दोनों माँ बेटे के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने सोचा कि मुझे दोनों को आमने सामने बिठाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि सुमित अभी छोटा था, इसलिए वो बिगड़ सकता था। लेकिन मुझे बात करने का मौका ना मिल सका, क्योंकि अगले दिन सुमित तो चला गया, मगर मेरे पति आए तो मुझसे कहने लगे कि मुझे कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना है, तुम चाहो तो अपनी जिठानी के घर जा सकती हो। ये सुनकर मैं उदास हो गई और मैंने उनसे कहा, आजकल तुम बहुत ज्यादा ही बिजी हो गए हो, मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे। ये सुनकर मेरे पति ने कहा कि कुछ दिनों की ही तो बात है, इसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया और वो चले गए। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि मैं कुछ दिन के लिए अपनी जिठानी के घर चली जाती हूँ, वहीं पर उनसे बात भी कर लूंगी। मगर सुमित घर पर आ गया और कहने लगा कि जब तक चाचा वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपके घर आपके पास रहूंगा। ये सुनकर मैंने उसे मना करना चाहा, मगर मैं जानती थी कि वो बहुत जिद्दी है, ये बात कभी नहीं मानेगा, इसलिए मैं चुप हो गई और सोचा कि सुमित कुछ दिन बाद खुद ही चला जाएगा, तब मैं अपनी जिठानी के घर चली जाऊंगी। मगर सुमित मेरे बहुत करीब आ चुका था। मेरे घर में रहना उसे अच्छा लगता था। वह भाग भाग कर मेरे सारे काम करता था। मैं जो भी काम कहती वो उसे तुरंत कर देता था, मगर जब भी उसकी माँ की बात आती तो वो उदास हो जाता। उस दिन भी मेरी जिठानी का फोन आया
तो वो सुमित से बात करना चाहती थी, मगर सुमित ने मुझे दूर से इशारा किया और कहा कि माँ से कह दो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, किसी दोस्त के घर पर हूँ। मैंने सुमित की वजह से अपनी जिठानी से झूठ बोल दिया। सुमित बहुत खुश हो गया और मेरे गले लग गया। वो कहने लगा कि आप बहुत अच्छा परफ्यूम लगाती हैं। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि मैं ये परफ्यूम तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी। ये सुनकर उसने मुझसे कहा कि मुझे आप भी बहुत अच्छी लगती हैं, काश आप भी मेरी हो जाती। ये सुनकर मैं चौंक गई और सुमित को अलग कर दिया। आज उसने बहुत अजीब बात कह दी थी। मैं किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। उसी बीच सुमित के दोस्त का फोन आ गया। वो कहने लगा कि मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, फिर मूवी देखेंगे। मैं चुपचाप खड़ी उसे देखती रही। वे जैसे ही घर से निकला, मैं अपनी जिठानी के घर आ गई और उनसे सुमित की सारी हरकतों के बारे में बता दिया। मैंने उनसे कहा कि तुम सुमित की माँ हो, इसलिए तुम्हें ये सब सुनकर बहुत बुरा लगेगा। मैं ये सब आपसे बहुत पहले बताना चाहती थी, मगर आज बताने की हिम्मत कर पाई हूँ। ये सुनकर मेरी जिठानी कहने लगी, मैं सुमित की माँ नहीं हूँ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पूछने पर वे कहने लगी, ये सच है, सुमित मेरा बेटा नहीं है और ना ही ये तुम्हारा भतीजा है। मैंने तुम्हें बताया था, शायद तुम्हें याद नहीं, जब मैं शादी के बाद घूमने गई तो वहां पर क्या हुआ था। ये सुनकर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने कहा कि हाँ मुझे याद आया, लेकिन उसका सुमित के साथ क्या लेना है। ये सुनकर वो कहने लगी, दरअसल सुमित हमें वहीं मिला था। उसकी माँ एक हादसे में मर चुकी थी और वो सड़क पर रो रहा था और उसे देखकर मेरी ममता जाग गई और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। हम उसे अपने होटल में ले आए और हमने फैसला किया कि अब हम उसे पालेंगे। मेरे पति ने कहा कि अगर हम इसे अभी घर ले गए तो ये मेरा अपना बेटा नहीं कहलाएगा। जब ये बड़ा होगा तो इसे बता देंगे कि ये हमारा बेटा नहीं था, बल्कि हमने इसे सड़क से उठाया था। ये सुनकर मैं चौंक गई और अपने पति से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तब मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं सबको बता देता हूँ कि तुम यहाँ आकर प्रेग्नेंट हो गई हो और तुम्हें डॉक्टर ने लंबे सफर से मना किया है, इसलिए हम वापस नहीं आ रहे। डिलीवरी का वक्त करीब आएगा तो हम सबको यही बताएंगे कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है और ये हमारा बच्चा है। ये सुनकर चौंक गई। मुझे याद है तुमने ये बात मुझे भी ऐसे ही कही थी। मैंने उनसे शिकायत की तो वो कहने लगी कि मेरे पति ने कहा है कि इस बच्चे को कभी भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारा बेटा नहीं है, इसलिए ये राज हमारे बीच ही रहना चाहिए। ये सुनकर मैं समझ गई कि मेरी जिठानी ने अपने पति के डर से ये बात नहीं बताई थी। सुमित मेरा सगा भतीजा नहीं था, इसलिए वो मुझसे ऐसी बातें करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पति के आने तक अपनी जिठानी के घर में ही रही और सुमित मुझसे नाराज रहने लगा, मगर उसके लिए यही बेहतर था। मेरे पति वापस आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम ये मुल्क छोड़कर दुबई जा रहे हैं। फिर मैं कुछ दिनों के बाद दुबई आ गई और सुमित मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। कुछ दिनों तक तो मैं भी उसके बारे में ही सोचती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।